मुलायम सिंह यादव ने आज क्यों कहा यूपी को गुजरात बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा मुलायम सिंह को उनकी हैसियत बताते हुए, हैसियत याद दिलाते हुए कि यूपी को गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, क्योंकि गुजरात में जो विकास हुआ है यूपी में वो नहीं। इसी सवाल पर चर्चा हम जारी रखते हैं। हमारे साथ हैं आनंद प्रधान, कैप्टन अभिमन्यु, अबू आजमी साहब। लेकिन सबसे पहला सवाल कैप्टन साहब, कैप्टन अभिमन्यु, मोदी ने साथ में वहां यह भी कहा, हालांकि पहले भी 2-3 बार वो कह चुके हैं कि 60 साल आपने शासकों को दिए, 60 महीने सेवक को दे दो, मैं सेवा करना चाहता हूं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है कि ये उन्होंने नारा और जुमला चंद्रशेखर का चुरा लिया। चंद्रशेखर कहा करते थे 4 महीने बनाम 40 साल, जब 91 में चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस ने कहा कम से कम नारा तो अपना रखते, 4 महीने को आपने 4 साल को आपने 40 साल को 60 साल किया और 4 महीने को आपने 60 महीने किया। कांग्रेस की पूरी राजनीति ही आज तक नारों की रही है। नारों से बाहर वो कभी सोच नहीं पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने जो विषय उठाए हैं वो विषय बड़े व्यापक विषय हैं। एक तरफ 60 साल का कांग्रेस का कुशासन है और उन्होंने इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो विषय उठाया है कि एक परिवार, एक शासक परिवार है, वो अपने आप को शासक मानसिकता के साथ राजनीति करता है, और एक तरफ एक आम आदमी, एक गरीब आदमी का बेटा, जिसको कांग्रेस के लोग बड़े गलत तरीके से उसको चाय वाला तक कहने की वो कोशिश करते हैं। और शासक और सेवक का उस पूरी राजनीतिक संस्कृति का एक भेद बताने की मोदी जी ने कोशिश की है कि आपने शासक संस्कृति के लोगों को 60 साल दिए हैं। हाँ, एक सेवक संस्कृति, सेवक भाव से काम करने वाले व्यक्ति उन्होंने गुजरात के अंदर शासन दिया है। आज चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उन्होंने उसका भी हवाला दिया। उनके जो चर्चित, जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, उसका भी जिक्र किया। तो एक तरह से वहां से कहीं लिया गया आनंद जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जिस ढंग से बात करते हैं, कई बार लगता है दूसरे राज्यों का मजाक भी उड़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार के लिए आते हैं। कहानी उन्होंने जो पहले कानपुर में सुनाई थी, वो कहानी फिर सुनाई कि ट्रेन से जब बच्चा चलता है तो उसकी मां चिंतित होती है कि कहां पहुंचे, और गुजरात जैसे पहुंचते हैं बस बच्चा निश्चिंत और मां निश्चिंत। तो एक तरह से ये भी, अगर मोदी या बीजेपी इल्जाम बार बार कांग्रेस पर लगाती है, एक मिनट कांग्रेस पर, सरकार पर लगाती है कि आप केंद्र की योजनाओं का पैसा देकर रौब गांठते हैं, तो मोदी भी रौब गांठते हैं कि गुजरात में हम आप सबको रोजगार देते हैं। बिल्कुल। और एक मायने में जिस तरह से वो गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अबू आदमी साहब आ रहा हूं आपके पास, उस गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को मैं समझता हूं कि एक तरह का कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का मॉडल, उसमें वहां के जो सोशल डेवलपमेंट का सवाल है, जिस पर मोदी जी बार बार दाएं बाएं करने लगते हैं। जब वहां पर कुपोषण का सवाल उठता है, जब महिला और पुरुष के लिंगानुपात की बात होती है, शिक्षा का सवाल आता है, इन सब सवालों पर वो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। वो लड़कियों के बारे में, कुपोषण के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अपनी सुंदरता के कारण वो कम खाती हैं, डाइटिंग करने के कम। तो इस तरह के वो तर्क देते रहे हैं। असल में सवाल यह है कि विकास का जो मॉडल है, उस कॉर्पोरेट मॉडल की तुलना में जो सोशल इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं। लेकिन यूपी पर अगर आनंद प्रधान आएंगे, यूपी में तो, देखिए मैं यूपी का रहने वाला हूं, और उसी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, गाजीपुर का रहने वाला हूं। मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विकास का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये कोई आज का सवाल नहीं है। तो पिछले 60 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को एक तरह से पिछड़ेपन का बाड़ा बना दिया गया, जो देखिए इसको थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। जो एक कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का मॉडल होता है, उसमें कुछ एरियाज को जो पहले से डेवलप्ड हैं वहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों को चीप लेबर की सप्लाई का एक बाड़ा बना दिया था। असल में चीप लेबर भी चाहिए। उसके अलावा देखिए तो सरकारें आती जाती रही और सरकारों ने विकास की वजह ने काम किया तो मूर्तियां लगा दी, 4000 करोड़ के खर्च करके दूसरे तरह से बजट कर दिया, तो पॉपुलिस्ट काम किया। लेकिन जो डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टम के साथ सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए था। जो एक सार्वजनिक धन का अपव्यय है, जो उसको जिस तरह से नाच गाने से लेकर के और मूर्तियों में बर्बाद किया जाता है। नाच गाने पर एक बार आते हैं अबू आदमी साहब, आप जवाब दीजिएगा, कैप्टन साहब आपके पास भी आएंगे। लेकिन नाच गाना को लेकर आपकी सरकार तो बहुत संदिग्ध है, बहुत बदनाम रही है। नाच गाने में आपको बहुत दिलचस्पी है साहब, आप लोगों को। पहले अमर सिंह के सानिध्य में नाच गाने का मजा लेते थे, अब अमर सिंह की गैर मौजूदगी में भी पूरा इंतजाम है। नहीं सर, जरा मुझे आप समय देंगे तो मैं जरा 2-3 चीजें कैप्टन साहब से पूछ लूं। बहुत तेज जी जरूर पूछ लीजिए, बात नहीं, आप ही दोनों का है दिन आज। मुलायम सिंह और तुकबंदी हुई है मोदी में जी। नहीं
ये बहुत कह रहे हैं कि गुजरात में दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, यूपी में काम नहीं मिल रहा है। गुजरात स्टेट के हर घर का आदमी आज विदेश में, अमेरिका में और यूके में काम करता है। हर घर का आदमी, आज से नहीं, गुजरात में बहुत पहले, मतलब अंग्रेजों के पहले से वहां पर अरबों का व्यापार से आना जाना था, और वहां पर लोग बहुत फॉरेन रहते हैं, लाखों लाख की तादाद में। इसलिए वहां पे गुजरात में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो यूपी में नहीं हुआ। यूपी में कोई वहां पे सी पोर्ट नहीं है, यूपी में इसीलिए तो मोदी कह रहे हैं, इसीलिए तो मोदी कह रहे हैं कि अब वो कर देंगे। आप लोग नहीं कर पा रहे 9 साल में बाप बेटे की सरकार, इसलिए मोदी कह रहे हैं कि हम कर देंगे। नहीं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले यूपी को निगलेक्ट किया हुआ है। अब मुलायम सिंह जी कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग आकर वहां पर रोकना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप लोग लागू करके विकास का काम क्यों नहीं यूपी में होने देते? बस हो गया, आप सच्चर कमेटी पर आ गए, मतलब आप अल्पसंख्यक पर आ गए कि जब अल्पसंख्यक पर आ गए, क्योंकि आपको फिर वही एड्रेस करना है। विकास जब तक इस देश यूपी में 18% अबू आदमी साहब, उत्तर प्रदेश में एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा में भी 8 घंटे पावर कट है। सच्चर कमेटी के लागू होने के बाद पावर कट होगा? बताइए जरा, पावर कट सच्चर कमेटी के मुताबिक आएगा? समाजवादी नेता 6 साल सरकार इनकी थी, क्यों नहीं पावर ला दिया इन्होंने? दिल्ली में सरकार थी ना इनकी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, वहां पावर क्यों नहीं लाया 6 साल में? जवाब दीजिए सरकार, कैप्टन साहब, जवाब दीजिए। पावर क्यों नहीं लाया? उत्तर प्रदेश को निगलेक्ट किया गया है। कैप्टन साहब जवाब दीजिए, कौन सी कोशिश किया इन्होंने? कैप्टन साहब जवाब दीजिए। अजीत जी, मैं एक एक विषय पर बहस करने के लिए तैयार हूं। पहले तो अबू आजमी साहब ने कहा कि गुजरात जो है पहले से ही विकसित राज्य है, इसलिए विकसित राज्य का विकास हो जाए, ये कोई असामान्य बात नहीं है। ये एक, अगर कोई आर्थिक नीतियों को समझने वाला और आर्थिक विकास आपका कोई लेना देना नहीं है, मूल सिद्धांत को समझने वाला व्यक्ति हो, तो वो जानता है कि पहले से ही जो विकसित राज्य होते हैं उसकी विकास दर को मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने ये विशेष रूप से ध्यान किया कि कौन कौन से क्षेत्र में गुजरात में आज विकास की दर को आगे बढ़ाया जा सकता है। नंबर पर है सर, उन्होंने कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, उन्होंने सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया। उसके कारण एक समय में 16% प्रति वर्ष तक की विकास दर से कृषि क्षेत्र बढ़ा और 10 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की विकास दर से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या वो विकास संपूर्ण विकास है कि नहीं? विकास की क्या विकास का फायदा लोगों को मिल रहा है? आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए के शासनकाल ही वो कालखंड था जिसमें पूरे बिजली उद्योग के बारे में आमूल-चूल नीति के परिवर्तन करते हुए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नए प्रकार के कानून बना करके बिजली की व्यवस्था को सुचारू करने की शुरुआत की। ये तो दुर्भाग्य हुआ कि यूपीए की सरकार आ गई और बिजली के पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से परिवर्तन होने आपके समय में ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार ने कोयला घोटाले करने का काम किया। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके समय में ही बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, आपके समय में ही बिजली बोर्डों को भंग किया गया, आपके समय में ही बिजली को एक तरह से निजी क्षेत्र को सौंपा गया, और जिससे इन्वेस्टमेंट पर चले जाएंगे और कहीं और जाएंगे। नहीं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण आज दिल्ली से लेकर के मुंबई तक में बिजली की कीमतों का सवाल, बिजली की कंपनियों का सवाल, लेकिन चलिए हम वापस यूपी पर आते हैं। लूट हो रही है, इस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यूपी पर आते हैं। अबू आदमी साहब एक सवाल का जवाब दिया, और कोई सवाल है? उसके बाद मेरे पास आपके लिए सवाल है। अबू आदमी साहब पूछिए, और कोई सवाल है? मोदी ललकार के गए आपको यूपी में जाकर? नहीं, मोदी के पास कुछ नहीं है सिवाय जो है ना, अरे 56 इंच का सीना है भाई, और जो है आपके नेताजी अखाड़े के पहलवान ने चरखा था, उनका मशहूर है। मुलायम सिंह को 56 इंच का सीना दिखाकर मोदी आए हैं वहां से। अरे ऐसा 56 इंच का सीना क्या फायदा, जहां पे एक समुदाय के लोग बेचारे आज तरस रहे हो। वहां पे जो है ना कोई सुविधाएं हैं, वो डर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। फिर समुदाय अबू आदमी साहब, बड़ी तादाद के लोग और ये बात कर रहे हैं, फिर वही अकलियत का राज, कैसे वोट बैंक की राजनीति, एक समुदाय को हक नहीं, फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति, फिर वही सच्चर कमेटी। बीजेपी के लोग वही कर रहे हैं। क्यों नहीं करूंगा? एक 20% लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? अच्छा एक बात बताइए अबू आदमी साहब,
आप सिर्फ मुस्लिम नेता के तौर पर बोल रहे हैं या समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं? और 20% आबादी मुस्लिम की विकास होना चाहिए। मुस्लिम को तो आपने विकास की बजाय आपने मोहरा बनाया आप लोगों ने चुनावी राजनीति का। लेकिन इंक्लूसिव बात क्यों नहीं करते? सड़क, पानी, बिजली से सच्चर कमेटी का क्या रिश्ता है? 100 जगह दंगे हो गए, सच्चर कमेटी ने कहा था 100 जगह दंगे होने दो। मुजफ्फरनगर में दंगे पीड़ित वहां बच्चे मर रहे हैं और सफाई में नाच, ये भी सच्चर कमेटी ने कहा था। सच्चर कमेटी रोकेगी इस नाच को, सच्चर कमेटी रोकेगी। आपके मंत्री जा रहे हैं ऐश करने स्टडी टूर के नाम पर। अब आप अगर आप जवाब सुनेंगे तो दूंगा, अगर आप बोलते जाएंगे मुझे बोलने नहीं तो क्या फायदा? दीजिए कह रहा हूं ना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि जो है, सुनिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट रोकेगी। अगर देश में सबको इंसाफ मिलेगा तो विकास होगा। एक समुदाय को इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो कैसे समुदाय? हम वहां पर विकास का काम करना चाहते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग मिल करके उत्तर प्रदेश को विनाश करना चाहते हैं और गुजरात का उस अमित शाह को लाकर बिठा करके वहां अयोध्या का मुद्दा, वहां पर कोई यात्रा निकालना और कहीं भी थोड़ा धुआं नजर आए उसमें पेट्रोल डाल देना। अबू आजमी ये मौका कौन दे रहा है? हमारी बढ़ती हुई पर अबू आजमी आरएसएस को और अमित शाह को ये मौका कौन दे रहा है? ये आपकी सरकार ही मौका दे रही है। आपकी सरकार जिस तरह से चल रही है, मेरी सरकार आप जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हित की बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आपकी सरकार ने ही मुजफ्फरनगर के दंगे के पीड़ितों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। चलिए एक मिनट जवाब लेते हैं, उसका वक्त कम है। कैप्टन साहब से लीजिए। अब आपको सुनना पड़ेगा, 1 मिनट सुनाइए। देखिए, सुनाइए। सरकार ने जो काम किया है मुजफ्फरनगर में पूरे देश में किसी ने नहीं किया है। मेरी सरकार, ये लोग बीजेपी के लोग, ये बीएसपी कांग्रेस के पूरे देश में किसी ने किया भी नहीं है कि दंगा पीड़ित तंबू में रहे और उसके बाद उजाड़ दिया जाए। बुलडोजर चला के उजाड़ा गया। आपको तो अनशन पर बैठ जाना चाहिए था अपनी सरकार के खिलाफ। अबू आदमी साहब मुंबई से आकर मुजफ्फरनगर, पूरे देश में आज पूरे देश में आज 5-5 लाख रुपया 1800 लोगों को कोई सरकार ने दिया, मुझे बता दीजिए। नहीं एहसान किया, लोगों के जान की कीमत 5 लाख लगा रहे हैं। 5 लाख एहसान किया। 5 लाख क्या लगता है आपको कि मुलायम सिंह जी ने, शिवपाल जी ने, राम गोपाल जी ने अपने बैंक बैलेंस से निकाल के दिया या सरकारी खजाने से दिया? अगर कोई पीड़ित है तो देकर एहसान नहीं किया। लेकिन अबू आजमी साहब एक बार हम आते हैं, कैप्टन साहब, जनता का पैसा जनता को दिया। बिल्कुल, बहुत एहसान किया उसके लिए, बहुत एहसान किया। जनता का पैसा ही दिया ना सर, जनता का पैसा ही दिया। अबू आजमी साहब, बीजेपी क्यों नहीं देती? हमने एमएलए को जेल भेजा, एक मिनट कैप्टन जेल भेजा। हम लोग जो है कैप्टन खत्म करना चाहते हैं मगर बीजेपी वहां लाकर लोगों को बिठा रही जिनका कोई दंगा नहीं हुआ है। चलिए लेकिन हम फिर दंगा पर बहुत बात कर चुके हैं देश के अंदर। मैं आपके माध्यम से अबू आजमी साहब से एक सवाल पूछ सकता हूं? चलिए आप सवाल पूछिए सर, पूछिए, उसके बाद हम आपसे सवाल पूछते हैं। पहले आप पूछिए। अबू आजमी साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि जो इनके राज में अभी दंगों के खून के निशान अभी सूखे भी नहीं थे कि वो 12 साल पुराने गुजरात के दंगों की बात करते हैं। इनकी सरकार में हर सप्ताह में दंगे होते हैं और क्या दंगों में न्याय इसी को कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जाए, एक तरफा एक ही वर्ग के लोगों को मुआवजा देने का काम किया जाए और आतंकवादियों से मुकदमे वापस करने के चलिए संक्षिप्त आधार पर आरक्षण करने हमारी बात मानता। मैं कहना चाहूंगा कि दंगे में जो मरता है वो हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, वो इंसान होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन संगीत सोम और बीजेपी के जो 3 विधायक गए थे उनकी भी जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी। चलिए लेकिन दंगा पर उनकी भूमिका थी सीधी। जी, दंगा पर हम बात नहीं करें। दंगे पर जोर से कहता हूं, मैं जोर से कहता हूं कि वो मुकदमे वाले सरकार ने आजम खान के इशारे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। कैप्टन साहब एक मिनट, विषयांतर हो रहा है। कैप्टन साहब चलिए, विषयांतर, दंगा पर काफी बात हो गई। कैप्टन साहब, मोदी ने वहां गोरखपुर में यह भी कहा, गोरखपुर के लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने हमें जीत लिया है, आपने हमें अपना बना लिया है, इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। मतलब वो मान के आए कि बस वोट हो ही गया जो अप्रैल मई में होना है, वो उन्होंने ब्याज समेत लौटाने का वादा कर दिया। कैप्टन साहब। अजीत अंजुम जी, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के नाते विभिन्न क्षेत्रों में जाने का मुझे अवसर मिल रहा है। एक के बाद एक रैली श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली से बढ़कर के हो रही है। कई लाख लोग उन रैलियों के अंदर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विकास और सुशासन के मॉडल को लेकर के देश में आज चर्चा है, बहुत जिज्ञासा है, बहुत उत्साह है।
एक तरफ कांग्रेस के कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण निराशा है, दूसरी तरफ मोदी जी के ईमानदार, स्वच्छ प्रशासन और ठोस नीति निर्णय करने की क्षमता को लेकर के देश में उत्साह है। बिल्कुल और उत्तर उत्साह प्रदेश है। के लोग भी आज उत्तर प्रदेश को देश के विकास की मुख्य धारा में लेकर इसका जवाब दे दे अबू आदमी यही साहब। मोदी जी का राजनीतिक अनुभव, उनको ये देखने के लिए मोदी जी ने उसको देखा है और उसके विश्वास और भरोसे के साथ कहा है कि जो जनता आज हमको सहयोग दे रही है, जन बढ़ा रही है, तो उसका कर्जा उतारना ये एक अच्छे नेता का फर्ज है। चलिए पहले ही कर्जा उतार दिया, चुनाव के पहले कहीं पहले कर्जा उतारने को जनता किस तरह से लेगी देख रहे हो। आनंद प्रधान एक बार हम जी जल्दी मैं समझता हूं आपकी कि यहाँ पर शुभकामनाएं चाहिए, अभिमन्यु ये कर्जा उतारेंगे और आपकी शुभकामनाएं चाहिए। बदौलत लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बड़े पैमाने पर बड़े क्रिमिनल नेताओं को, जो नेता टर्न क्रिमिनल्स हैं, एक तरह से वो क्रिमिनल्स को जिस तरह से लाया गया है, आज इनके आजमगढ़ के सांसद रमाकांत यादव का क्या इतिहास है ये मैं जानना चाहूंगा। सुल्तानपुर में इन्होंने जो चंद्रभक्त सिंह जो बसपा से इनके पार्टी में आए हैं, उनका क्या इतिहास है, इन सब के बारे में। ऐसे अभी बलरामपुर और गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से इनकी पार्टी में आ रहे हैं, इन सब लोगों का इतिहास क्या है, ये क्या बताएंगे? संक्षिप्त वक्त की कमी है। तो कैप्टन जिस साहब, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, कैप्टन साहब इन्होंने एक सवाल पूछा, अगर 30 सेकंड में जवाब दें। कैप्टन साहब, ये सब स्वामी टाइप के लोग हैं। आनंद जी भरोसा रखें, अजीत जी भरोसा रखें कि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार सरकार देने के लिए, एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार देने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस की इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को खाड़ फेंकने और हर के लिए तरह के आप क्या ये आप वादा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराधीकरण राजनीति का क्या अपराधी गलत आदमी को पार्टी ऐसा नहीं हो सकता कि दाग अच्छे आपके लिए दाग अच्छे हैं और दूसरों के दाग दाग हैं। 30 सेकंड अबू आदमी साहब 12 साल तक नरेंद्र मोदी जी पर बहुत आक्षेप लगाए। चलिए उस पर हम बात करेंगे। आनंद प्रधान, हमें कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। अबू आदमी साहब, अबू आदमी साहब आखिरी, अबू आदमी साहब जयते सत्य परेशान हो। चलिए अबू आदमी साहब एक मिनट, अबू आदमी साहब रमाकांत यादव का सच परेशान हो रहा है। चलिए अबू एक मिनट अबू आदमी साहब मुलायम सिंह को लेकर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बाप बेटे उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जनता सबक सिखाएगी। आपको भी यह सबक लेना चाहिए कि आप अब दंगों की छाया को बार बार या दंगों की आग को सुलगाने की बजाय विकास पर बात करें। मुझे लगता है ये वक्त है कि कम से कम यहां आकर आपको विकास की बात करके जनता से जो आपने वायदे किए उसको पूरा करने का वक्त है। आप नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर जनता में ध्रुवीकरण की कोशिश बंद करनी चाहिए आपको भी। वो तो कांग्रेस दिखा रहे बीजेपी का डर, हमने कभी दिखाया नहीं। हम तो बीजेपी से कभी डरते भी नहीं है। अरे मुलायम सिंह ने आज कहा कत्लेआम कर रहे हैं, मोदी खून से रंगे। मुलायम सिंह ने कहा, मुलायम सिंह कांग्रेस के नेता नहीं है, आपके आदरणीय है, माननीय है। वो तो गुजरात में खून के जो उन्होंने खून की होली खेली वो उत्तर प्रदेश में खेलना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उसको रोकेगी। समाजवादी पार्टी विकास करना चाहती है, ये आकर के वहां गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए मंत्री जेल में, इनके अमित शाह पर दंगों का मुकदमा, इनके एमएलए दंगा करने वाले, ये क्या बात करेंगे विकास की? ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। ये कारपोरेट के पैसे के बदौलत अबू आदमी साहब को स्वयं नहीं मालूम वो बोल क्या रहे हैं। चलिए मुझे लगता है चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको रोकना होगा क्योंकि कार्यक्रम खत्म करना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही कि क्या मोदी वाकई उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाना चाहते हैं? लेकिन मोदी वहां से ललकार कर गए मुलायम सिंह को कि मुलायम सिंह में दम नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सकें। लेकिन यह बात तो सच है कि यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति हर पार्टी कर रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो या कोई भी पार्टी।